एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हास्यकरण की समझ। हास्यकरण से मतलब है कि हम समाज के अंदर कुछ लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, कुछ उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर देते हैं। जैसे कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, उन्हें हम अपने साथ बिठा करके खाना नहीं खिला सकते, उन्हें हम वंचित करते हैं, कुछ चीज़ों से भेदभाव किया जाता है उनके साथ में, और समाज के उस बराबरी वाले हिस्से से उनको अलग ही बिठाया जाता है, उसे कह सकते हैं हम हास्यकरण। देखिए चैप्टर में आप क्या पढ़ा है, इसमें बताया है। इसमें चैप्टर में है सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब क्या होता है। आप कॉपियों के जिन पन्ने पर लिखते नहीं हैं, उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिए का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जाए। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता और एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। अगर आप ऐसी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बच्चे का ही नहीं मानेंगे, आपको अपने बीच का ही नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। इसके बारे में यहाँ पे हास्यकरण के बारे में बताया है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय होते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के लिए मुकाबला शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादातर ताकतवर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। इसके कई पहलू हो सकते हैं, जैसे किसी को आर्थिक तौर पर किसी के भेदभाव किया जा रहा है, किसी को सामाजिक पक्ष में उसका भेदभाव किया जा रहा है, किसी को राजनीतिक तौर पर भेदभाव है। तो ये कई तरीके से हमें हाशियाकरण महसूस होता है अपने समाज के अंदर भी। इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया है। जैसे एक इन्होंने पॉइंट लिया आदिवासी लोगों का, आदिवासी और हाशियाकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है, सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों को बहुत कदर करते थे। अचानक से उन्हें और भी याद आता, हाँ क्या हमारे बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। सही कहा तुमने, आदिवासियों को दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो हमारी पिटाई करते थे,
हम अदालत में घसीटा जाता था। वहां ना तो हम वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर तो आपने अपनी जान कैसे बचाई? फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर आप अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। इस हमसे तो हमसे हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। अब इसमें किस तरीके से भेदभाव हुआ इनके साथ में, तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी जमीन, उसका 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों में उसके बारे में फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उसे खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए थे। मैं स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथली भाषा बोलते थे। हम हिंदी में बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अब अभी आपने पढ़ा किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ गया। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती भी है। एक समुदाय के हास्यकरण के बारे में इस तरीके से यहाँ पर पूरा बताया है। आदिवासी लोग कौन होंगे? अब इन आदिवासियों का है यहाँ पे कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी का मतलब मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। आदिवासी का मतलब मूल निवासी, और ये ऐसे समुदाय हुआ करते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और इधर त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बुद्ध और ईसाई आदि धर्म व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्व
प्रभुत्वशाली धर्मों पर असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ एक ऐसा ही उदाहरण है और बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण में हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। की अपनी भाषाएं रही हैं। ज़्यादातर ये लोग संस्कृत में बात करते हैं। संभवतः उतनी ही पुरानी है ये इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं ये मौजूद होती हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ कैसे काम करती हैं ये? हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल में उत्सवों, सरकारी कार्यक्रम या किताब और फिल्में उन्हें सदा के एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएं, हमेशा नाचते गाते दिखाई दें। इसके अलावा हम जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों पर से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने भी पढ़ा था कि कुछ खास समुदायों की बनी बनाई छवियों को देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास है यहाँ पर इनका कैसे इनका विकास हुआ उसके बारे में बताया है कि इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा। भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। जैसे जंगलों से हमें लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे का कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद जैसे मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा, सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी की बात है ये कि हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ भी थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, जबकि सारे राज्य वन संसाधनों के आदिवासियों पर ही निर्भर करते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। जबकि परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियां और राज्य और निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों और उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। झारखंड और आसपास के इलाकों में देखें तो 1830 के दशक से ही आदिवासी लोग 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाके जैसे मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाते रहे हैं। भारत का चाय का उद्योग असम में उनके श्रम के बूते की और अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। ये इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्होंने बताया है। इसके यहाँ पे ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में न्यामगिरी पहाड़ी का है। यहाँ डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय उड़ीसा के कालाहांडी जिले में रहता है।
न्यामगिरी एक समुदाय का पवित्र पर्वत है और एक बड़ी एल्यूमीनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के खिलाफ वे खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच में काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पता चला कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। पूर्व उत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों के उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंदी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों के से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। आपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों और इमारतों के बारे में पता चलता है। निर्माण स्थलों पर बहुत भारी मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे परंपराएं हैं, रीति रिवाज गवा देते हैं, उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत चला जाता है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली और बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी या विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हास्यकरण क्या कहता है? जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। ये न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँचे जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति की प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकता है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की भी जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल श्रम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध
तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध हो। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून का कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। मुसलमान और हास्यकरण इसके बारे में क्या कहते हैं? 2011 की जब जनगणना हुई तो भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% थी। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता था क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतरते लाभ नहीं मिल पाते थे। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधा, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये धार्मिक समुदाय दे रखा है, उसमें हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं और सिख यहाँ पे कितने हैं। दिए इसके बारे में बताया कुल कितने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख, बौद्ध और जैन। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, ये आंकड़े क्या क्या बताते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सब यहाँ पे बताएं। बात को ध्यान में रखें कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में कुछ स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट में पता चला कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज हैं। व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टॉपिक का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने और की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करना होता है, भेदभाव का बहाना बन जाता है। मुसलमानों के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन जाती है कि मुसलमानों को इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से पहले आए वहां से निकलने लगा, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी वहीं पूर्व आग्रह गिरना इस अध्याय के कुछ भागों में ये बताया कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध होता है। इसी अध्याय में पीछे अपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि आज भी हाशियाकरण एक जटिल समस्या है जिससे निपटाने की ज़रूरत है। कुछ रणनीतियों, साधन और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा हम सभी के बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अब इन सब बातों से जो हमने हाशियाकरण, भेदभाव या समाज के कुछ अधिकारों से कुछ नागरिकों को, आदिवासियों को, स्पेशली मुसलमानों को, औरतों में भी असमानता देखी गई है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो हाशियाकरण होता है उसके लिए एक रणनीतिक
समाधान हमें निकालना होगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया। तो इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमने विभिन्न हाशिए समुदायों के अनुभवों के जरिए एक बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर ये जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय आपको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी हैं। इसी तरह का एक समुदाय है। ऐसे समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण में कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा भी चाहता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरीके से किया है। बस यही था इस चैप्टर में। यहाँ पर हाशियाकरण यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वंचित समाज के कुछ पहलुओं को हम वंचित कर देते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया, जिसे कि हाशियाकरण कहा जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जाती है टर्मिनोलॉजी, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ऊंच नीच किसे कहते हैं कि व्यक्ति और चीज़ों को एक क्रमिक व्यवस्था, जहाँ पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था में भी ऊंच नीच की व्यवस्था है, जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना गया है। अब गेटोइजेशन क्या होता है कि आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। उसे गेटोइजेशन स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर भी आधारित होती है। मुख्य धारा कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इसके विस्थापित कहते हैं कि जहां बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। कुपोषित ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिल पाता, उसे कुपोषित कहा जाता है।